सबसे ज्यादा अगर खतरा है पूरे वर्ल्ड से भी तो वो प्रधानमंत्री को है। उसलिए BMW की एक फ्लीट दी गई जो बिल्कुल ही सही है। मैं जब था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो मेरे पास सियाज गाड़ी थी जो कि सरकारी है, इसमें भी है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं सियाज गाड़ी में जाऊं? क्या जजेस में करप्शन नहीं होता? जुडिशरी में करप्शन नहीं है? हम इस बात को कहने में भी डरते हैं। क्या जुडिशरी एक होली काऊ है? तो लोग तो आज वोट दे रहे हैं, जैसे बिहार में वोट दे रहे हैं, वो या तो जात के आधार पे देंगे या जितने आप उनको सब्सिडीज दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात की है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नौकरी लाएंगे कहाँ से ये भी कहना होगा। स्पेशल स्टेटस देके बिहार में तरक्की नहीं आ सकती। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। जैसा कि आप जानते हैं, एक श्रृंखला हमारी चल रही है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि कुछ शख्सियत ऐसी जिनसे आप कुछ सीख सके, समझ सकें, उनसे हम बात करें और ऐसे सवाल पूछें जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी काफ़ी प्रासंगिक हों और आप लोगों के लिए भी कुछ बेहतर उसमें हो। तो आज उसी श्रृंखला में हमको मौका मिला है भारत के वरिष्ठ पूर्व IPS ऑफिसर, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर रहे, भारत सरकार में सिक्योरिटी सेक्रेटरी रहे और केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री यशोवर्धन झा आज़ाद जी। काफ़ी लंबा उनका तकरीबन 40 सालों से ज़्यादा का उनका अनुभव है। आज हमें मौका मिला है बात करने का, गंवाएंगे नहीं, चलते हैं और बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत दिए। नमस्कार सर, सबसे पहले बात करेंगे आजकल लोकपाल का एक उससे जुड़ा एक मुद्दा है, काफ़ी चर्चा उस पर हो रही है। 2014 में बेशक ये बन गई हो ये लोकपाल, मगर तब से अभी तक इसकी कोई खास चर्चा हुई नहीं, मगर अभी BMW का एक पूरा विवाद है। आपके नज़दीक आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं जिसमें टेंडर किया गया 5 करोड़ की उनकी बताई जा रही है वैल्यू, जिन गाड़ियों को लेकर टेंडर निकाला गया है? मैं समझता हूँ ये कि बहुत ही ये बिल्कुल हास्यास्पद है। एक ऐसी संस्था जो बनाई गई थी करप्शन के खिलाफ लड़ाई के लिए, वो संस्था एक BMW ऑर्डर कर रही है 5 करोड़ की 7 गाड़ियाँ जी। हाँ, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात देखिए, BMW के बारे में मेरे ख्याल से शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी BMW रखें, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरा ये कहना है कि देखिए, BMW की फ्लीट हमें याद है जब हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में बात करते थे, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है वो एक अहम मुद्दा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर खतरा है पूरे वर्ल्ड से भी तो वो प्रधानमंत्री को है। उसलिए BMW की एक फ्लीट दी गई जो बिल्कुल ही सही है। लेकिन क्या BMW की फ्लीट की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट जजेस को है? बिल्कुल नहीं। उनको क्या खतरा है? इसलिए, और उसके बाद उसी लहजे पे एक एक्स सुप्रीम कोर्ट जज ऑर्डर करें BMW को, ये तो ये तो उनको, आपको आफ्टर ऑल ये जो लोकपाल है ये किसके लिए बना है? हमारी भारतीय जनता के लिए बना है, ये हमारा पैसा है जी। और आप BMW और खरीद रहे हैं, तो क्या औचित्य है इसका? और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ BMW का मामला नहीं है हर्षवर्धन, ये मामला है कि आप 2014 से हैं, आपने अभी तक आपको दिखाने के लिए क्या कार्य किया है? आपने 34 कंप्लेंट्स और 7 प्रोसिक्यूशन। अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी का फंक्शन कैसा है, कि वो कितना आपको डिलीवर कर पा रहा है, क्या उसके आधार पर चीज़ें मुहैया कराई जानी चाहिए, या फिर जो किसी का मूल अवधारणा है उसके आधार पर ये चीज़ें सुनिश्चित होनी चाहिए कि कितना बजट होगा, क्या चीज़ें होंगी? नहीं, सवाल ये मैं ये कह रहा हूँ कि औचित्य होना चाहिए सबसे पहले जी। अगर आप BMW गाड़ी मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं? क्या जो आपके पास जो ऑर्डिनरी गाड़ीज हैं, जैसे कि सियाज है, मैं जब था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो मेरे पास सियाज गाड़ी थी जो कि सरकारी है, इसमें भी है। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं सियाज गाड़ी में जाऊं? इंडिया में बनती है, मारुति की गाड़ी है। हम बात कर रहे हैं देश के आत्मनिर्भरता के बारे में, तो क्यों नहीं हम यहाँ की गाड़ी इस्तेमाल करें? स्वदेशी की बात कर रहे हैं। स्वदेशी है, पैसा जाएगा हमारे लोगों को। हम BMW किस लिए पैसा दें? और लोगों की की भावनाओं में जो उबाल आ रहा है, और काफ़ी लोग इस बात को बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको जब 2014 में बनाया गया था तो लोगों ने ये सोचा कि एक, मान लो, करप्शन के खिलाफ जैसे एक भूचाल आ जाएगा। बिल्कुल। और ये संस्था जो है किसी भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगी। और किसके बारे में? ये नहीं कि बैंक क्लर्क 2-3 आपने पकड़ लिए या कुछ ऐसे कर लिए।
इसके बारे में तो बहुत सारी संस्थाएं हैं। बिल्कुल। लोगों ने ये सोचा था कि आप मंत्री के स्तर पे, प्रधानमंत्री के स्तर पे और जो एमपीज है वगैरह को पकड़ेंगे। आज देश में जो स्थिति है और क्या भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। अगर लोकपाल ने आज ऐसा प्रदर्शन किया होता कि ऐसे कि उनके कार्य को देख के लोग तो ये भूल ही जाते कि BMW लिया है या हवाई जहाज लिया है। बिल्कुल। क्या आवश्यकता आपको लगती है कि लोकपाल की है, और अगर आवश्यकता है तो किस रूप में है? देखिए, दो चीजें हैं लोकपाल के बारे में। एक तो किस तरह से चुनाव होता है। अगर पूरी प्रक्रिया आप रूलिंग पार्टी पे छोड़ दीजिए तो वो अपने लोगों को चुनेंगे। मुझे कोई विश्वसनीयता नहीं लगती है जिस तरह के लोग भी चुने जाते हैं। और ये आम जनता को पता है कि जितने भी आपकी स्वायत्त संस्था जो है उसमें आप चुने हुए अपने फेवरेट बाबूस को या पुलिस वाले चुनते हैं। और ये व्यक्ति जब वहां पे जाते हैं तो ये इसे सरकारी संस्था ही मान के कार्य करते हैं। सर, लोकपाल में पूर्व चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उसके अलावा भी काफी सीनियर जजेस हैं। जी हाँ, और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सुशील चंद्रा हैं, अजय तिर्की हैं जी। तो ऐसे लोग हैं, तो क्यों नहीं कार्य करते? देखिए, एक बात तो सबसे पहली बात, बुनियादी बात यह है कि लोकपाल जी में जजेस नहीं है उनके अंतर्गत। क्यों? किस लिए बनाया आपने? क्या जजेस में करप्शन नहीं होता? जुडिशरी में करप्शन नहीं है? हम इस बात को कहने में भी डरते हैं। क्या जुडिशरी एक होली काऊ है? तो क्यों नहीं लोकपाल को दिया गया उनके ऊपर भी पावर्स? और मेरा यह कहना है कि लोकपाल का रोल होना चाहिए कि ऑम्बड्समैन की तरह। लोकपाल का रोल होना चाहिए कि कहीं से कोई फाइल खींच लें। लोकपाल में यह हिम्मत होनी चाहिए कि किसी भी जगह सीएजी की, मान लीजिए अगर रिपोर्ट आई है जी, किस सीएजी की रिपोर्ट पे कोई कार्य होती है, हमने बनाया क्यों ये लोकपाल? अगर लोकपाल के पास यही दिखाने के लिए है तो सीबीआई ठीक थी, सीवीसी ठीक है। सीबीआई को भी केज्ड पायरेट कहा गया था, सीवीसी को भी कहा गया था, कल आज लोकपाल को भी लोग जोकपाल कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लोकपाल तो खत्म कर देना चाहिए। और नहीं तो हम ऑम्बुड्समैन ऐसे बनाइए, लोग बनाइए जो कि कुछ करें, और ऐसे लोग हैं इस देश में। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार से लड़ने की जो इच्छा शक्ति है वो नहीं है। किस किस स्तर पर आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि नहीं है इच्छा शक्ति? इसलिए नहीं है क्योंकि स्वायत्तता नहीं है। लोकपाल में आप 2019 में कौन चुनते हैं? चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर। जी। 2019 में तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे नहीं, तो सरकारी पार्टी के जो दो लोग थे 2:1 पे आपने चुना। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, पूरे देश में एक तरह की जागृति हो गई है। जी, और जागृति का ही कारण था सर कि लोकपाल की आवश्यकता हुई। एग्जैक्टली बात वही, मैं उसी पर आना चाह रहा था कि आवश्यकता की अगर हम बात कर रहे हैं तो लोगों के अंदर जो जागृति थी, सर्वसम्मति थी, पूरा एक आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का, जिसने दर्शाया कि लोग चाहते हैं कि कोई एक ऐसी बॉडी हो। तो सर, अब अगर आप ये कह रहे हैं कि लोकपाल को खत्म कर देना चाहिए कि अगर वो काम नहीं कर रही है तो कोई ना कोई बॉडी तो इस आवश्यकता है क्योंकि लोग चाहते हैं, उस परिस्थिति में क्या होगा? क्या जो मौजूदा बॉडीज हैं उनको इतनी पावर, क्योंकि सीबीआई के लिए जैसे आपने कहा केज्ड पैरेट, हाउ विल इट वर्क सर? मैं आपको बता रहा हूँ सीबीआई को कैसे आप बनाइए। सीबीआई को आप सीधे 5 साल की नियुक्ति दीजिए, उसे आप ऑम्बड्समैन का रोल दे दीजिए, आप उसको कहिए कि हटाने के लिए वो आपको इम्पीच करना पड़ेगा सीबीआई के चीफ को। सीबीआई चीफ को उसके बाद कोई नौकरी नहीं दी जाएगी, और उसके बाद आप सीबीआई चीफ का सिलेक्शन कीजिए, आप देखिए क्या फर्क पड़ता है। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? बाहर देश में जब वो ऑम्बड्समैन चुनते हैं तो ऐसा ही होता है। जिस आदमी को ये डर है और कि एक सरकारी भत्ते से एक जगह से यहाँ से वहाँ लगा दिया गया है, ना उसका कोई टेन्योर का पक्का है, ना उसके इसका है, क्यों सीबीआई 20 जगह रिपोर्ट करे? जी, सीबीआई क्यों रिपोर्ट करती है सीवीसी को? सीवीसी के कवरेज से क्या फर्क पड़ता है? सीवीसी का जो सुपरविजन है, क्या उसने सीबीआई को रूलिंग पार्टी के खिलाफ जितने केसेस हैं उसको प्रोसिक्यूट करने में तेजी लाने के लिए कुछ कहा? नहीं कहा।
ईडी ने कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ कोई केस किया? नहीं किया। रिया के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, सुशांत सिंह रिया राजपूत के चक्रवर्ती, जी बारे में। बिल्कुल। बिहार का इलेक्शन था, जी। उस समय आप मेरे ट्वीट्स देख लीजिए, मेरे टीवी पे जब मैं बोल रहा था ये रिया को गलत पकड़ा है सब कुछ। कितने साल हो गए? 4 या 5 साल हो गए, 20 का प्रकरण है। जी आज उसमें यह आया कि सीबीआई ने क्लोजर प्रकरण दिया। बिल्कुल। क्या ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था? अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं था तो क्यों नहीं दिया पहले? कौन पूछने वाला? क्या पोस्टर गर्ल बना दिया गया उन्हें। सीवीसी ने कुछ कहा इसके बारे में? नहीं कहा। कोई अकाउंटेबिलिटी है? नहीं है। किसी भी संस्था का ऑडिट होता है? नहीं होता है। आपके फादर वो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, डेवलपमेंटल जो स्कीम सारी की सारी बिहार को जिनकी आवश्यकता थी वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई तब से लेके आज तक, क्योंकि कांग्रेस से आपके मुख्यमंत्री थे आपके फादर, और उसके बाद सरकारें आई गई, अलग अलग कार्यकाल सबके रहे, मगर बिहार की स्थिति आपकी नज़र में बनी, बिगड़ी, खराब हुई, बदतर हुई, ठीक हुई, वो क्या था और आज क्या बदलाव की आवश्यकता है बिहार में? देखिए, ये तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये बात सही है कि बिहार की स्थिति तो काफ़ी बदली है। श्री कृष्ण बाबू जब वहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने 55 में या कभी कहा था कि बिहार सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट है। जी और आज ये स्थिति है कि बिहार हर रैंकिंग में लोएस्ट है। राइट। और देखिए, काफ़ी चीज़ें हुई वहाँ पे, बदलाव आया है। अ, जैसे कि सामाजिक बदलाव आया है, ये अच्छी बात है कि पिछड़ा वर्ग थोड़ा ज़रूर आगे बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछड़े वर्ग या अन्य किसी वर्ग को हम सरकारी नौकरियों के लालच से नहीं आगे बढ़ा सकते। व्यापक एक तरह के मूवमेंट की आवश्यकता है कि वहाँ आप कारखाने लाएं। कारखाने लाने पे वो लैंड एक्विजिशन की बात होती है, जी कानून व्यवस्था की बात होती है। तो इन सब चीज़ों के कारण बिहार बहुत ही पिछड़ा रहा है। और दूसरी बार भ्रष्टाचार भी है, चाहे बिल्कुल। वो किसी डैम की बात कर लीजिए, ब्रिज की बात कर लीजिए। सीएजी ने रिपोर्ट की है कि ग्रामीण सड़क योजना की क्या हालत है। यहाँ तक कि चारे की भी बात आप कर लें। चारे की बात, नेशनल हाईवेज, चारे, मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं बचा है जिसमें कि ये ऐसे प्रकरण नहीं हुए हैं। तो मैं समझता हूँ बिहार को आज एक बड़े ही मजबूत इरादे के साथ जो पार्टी आए, और मजबूत इरादे पार्टी की नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री जो कि बहुत ही मजबूत हो और ये कह सके कि हाँ 5 साल बाद मुझे नहीं आना है या राजनीति में नहीं रहना है, तभी वो कुछ कर सकता है बिहार में। बिकॉज बुनियादी चीज़ें इतनी मुश्किल हैं वहाँ पे। जी क्योंकि देखिए, ये जो ज़मीन है, ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, गंगा के तट पे है, जी। लेकिन अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में अगर उसे बांटते हैं तो उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जिससे कि कोई आदमी धनोपार्जन कर सके। जी चाहे वो फ्रूट है, फ्रूट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, ये पेरिशेबल आइटम्स है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, फ्रेट कॉरिडोर बिल्कुल, चाहिए, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है वैसे भी। बहुत कम है। तो जी। इसलिए अब जैसे मखाने का हुआ है, मखाने की बात 25 साल से चल रही थी और अब जाकर उस पे और अब जाके उस पर कार्रवाई हुई है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि बिहार को थोड़ा सा सौतेला ट्रीटमेंट ज़रूर दिया गया, अंग्रेज़ों द्वारा भी दिया गया, उतने वहाँ पे सपोर्ट जितने बंगाल में हुआ। यहाँ के कोल जो है, मुझे याद है पिताजी ने जो एक शुरू किया था आंदोलन, ललमटिया का पानी लाल कर दूंगा, क्योंकि कोल बंगाल जा रहा था इसके जी। लिए, और बाद में वो थर्मल पावर स्टेशन वहाँ पे बना। तो इतनी कई चीज़ें हैं बिहार के बारे में। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं बुनियादी जो बिहार के अब राजनीतिज्ञों को मिल के सोचना पड़ेगा कि अगर हम इलेक्शन के झगड़े में ही पड़े रहें तो यहाँ तरक्की संभव नहीं है। स्पेशल स्टेटस देके बिहार में तरक्की नहीं आ सकती। एक बहुत ही सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव रूल चाहिए जी जिसमें कि एक बहुत ही कड़ा नियंत्रण हो गवर्नमेंट की, स्टेट और गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको सही तरीके से चलाया जाए। ये जाति पाति की जो बात है कम से कम हो, नौकरियां आएँ, तब लोगों का विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो मैं नहीं समझता कि बिहार, अभी तक तो ऐसी कोई बात एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में किसी ने नहीं की है। तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात की है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नौकरी लाएंगे कहाँ से ये भी कहना होगा। बीजेपी अभी तक बात कर रही है कि वहाँ पे जंगल राज नहीं होना चाहिए। जी
प्रशांत किशोर ने कुछ अच्छी बातें की है कि भाई नौकरी भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये वो, तो वो पढ़े लिखे हैं, बाहर से आए हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि उन्हें कितना जन समर्थन मिलेगा। ओके तो अभी 1 महीने तो है, अभी नवंबर में चुनाव है, जी 6 तारीख को है तो आशा करता हूँ कि कुछ अच्छा निकले। अच्छा नाम लेने से आप थोड़ा सा बच रहे हैं। कोई नहीं सर। नहीं, नाम में मैं किसका नाम लूं? तेजस्वी हैं, उधर प्रशांत किशोर ये तो सर हैं। सारे ही लड़ रहे हैं। सवाल मेरा ये था कि कौन आपको लगता है जो सबसे एप्ट इस बार आपको दिख रहा है, जो अपनी बातों से या फिर जो अभी वादे कम से कम जो कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि एक सही बिहार में तो मुझे कोई नजर कोई इस तरीके नहीं से आ आपको रहा नहीं है। लग रहा। हाँ। आपने यूपीएससी एग्जाम्स को लेकर भी एक बार कहा था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एज लिमिट के बारे में, तो व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दैट सर? देखिए, यूपीएससी जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें से काफ़ी मुझे बुलाते रहते हैं जी और तो मैं उन बच्चों को ये भी कहता हूँ कि भाई एक बार आप दो, 2 बार दे दो, लेकिन अपना समय व्यर्थ मत करो। देखिए, इसके पीछे फिर एक बुनियादी चीज़ है, बताएं। क्या हम इस देश में इतने मेधावी छात्र हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेधावी हो तो आप यूपीएससी में आ जाओ, आपको लकी होना चाहिए। मैंने क्या 3 महीने तैयारी की और पहले बार में आ गया, तो क्या इसका मतलब कि मैं बड़ा मेधावी हूँ? नहीं, लकी। ओके कितने मेरे से भी ब्राइट लोग थे, नहीं आ सके। तो सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी 7 साल करने के बाद आप सर्विस में आए, तो पूरी जो आपकी उम्र थी आपको मोल्ड करने की और आपको बदलने की कि कैसे आप एक अच्छे सिविल सर्विस, वो तो चली गई। जी मेरा ये कहना है कि सिविल सर्विस में अगर आप आए तो 25 साल के पहले आए, और नहीं तो आप लैटरल एंट्री लें 40s में, जब आप एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट एग्रीकल्चर जो भी चल रहा है, मेडिकल हैं, टॉप आप कहते हैं इंडस्ट्री से आए हैं, तब आपको फायदा है। ये जो तरीका है ये एक तमाशा है। 7 साल से लगे हुए हैं, क्यों? कि किसी और नौकरी के लायक नहीं है आप, तो अब इसी को कर रहे हैं। और क्योंकि दूसरी बात एक और है कि हमने आईएएस और आईपीएस को सारा ही सब कुछ दे दिया है, इतना पावर, ये खनक जो है आपके इसमें, तो लोग कहते हैं यही सही है। क्या बाकी सही में जगह है क्यों सर, जाए? या फिर ये एक इट्स जस्ट आई वुड से कोकून व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड, या फिर ये बनाया हुआ है, एक ये बनाया हुआ है, फसाद इसीलिए है पूरा। बनाया हुआ, ये फसाड बनाया हुआ है और कुछ लोग इसमें विश्वास रखते हैं। आखिर ये क्या करती है सिविल सर्विस? ये तो रेगुलेटरी सर्विस है। तरीके से तो कलेक्टर एसपी हटा देना चाहिए आजकल के ज़माने में। किसी भी देश में नहीं है ये सिस्टम कलेक्टर और एसपी का। फिर कलेक्टर हैं, कप्तान है, कितने सिस्टम्स हैं आपको कहते हैं। अगर आप स्टेट में चीफ मिनिस्टर है और आपके पंचायत के आपके प्रमुख बने हुए हैं, जिला परिषद के चीफ बने हैं, उन्हें कहिए चलाएं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही तो चलाते हैं, ओके वो चलाएं। वो जो रेवेन्यू सर्विस का है वो उनका सेक्रेटरी रहेगा, पुलिस अपना काम करेगी, सारी संस्थाएं अपना काम करेगी, लोकल एरिया के मंत्री बना दीजिए। प्रजातांत्रिक प्रणाली है, आप ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक लाट साहब और एक कप्तान रखने की जरूरत क्या है आपको? गवर्निंग बॉडी की आवश्यकता नहीं है सर, आपको लगता किस लिए गवर्निंग बॉडी? और देशों में कैसे चलता है ये सिस्टम? कहीं तो कलेक्टर एसपी नहीं। ब्रिटेन ने तो अपना ये सिस्टम खुद ही जगह खत्म कर दिया। इसका क्या रेलेवेंस है? कुछ नहीं। ये सिर्फ इसलिए है ताकि, और कलेक्टर एसपी का मतलब क्या है कि जितने भी राजनीति, आज की राजनीति थानों से चलती है, तहसील से चलती है, और आजकल के जितने नेता हैं, राजनेता हैं या वो एमपीज हैं, वो अपना रुतबा कलेक्टर और एसपी के थ्रू चलाना चाहते हैं। क्या ऐसा आज ही है सर, या पहले आज है, बिल्कुल है। पहले भी ऐसा था या फिर पहले भी था। तो चीज़ें बदली या नहीं? बिल्कुल नहीं बदली, ओके बिल्कुल नहीं बदली। पहले यही था कि थोड़े लिहाज रखते थे, आजकल थोड़ा कम रखते हैं। लेकिन ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि 25 या 30% कलेक्टर एसपी अभी भी हैं जो ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, और जिनके चलते ये सिस्टम चल रहा है। और ऐसे ही 25 या 30% हमारे भारतवर्ष के हर विंग में है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एमपीज भी हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह, जिनके कारण ये सिस्टम चल रहा है। सर अब इसमें अगर कोई देख रहा होगा जो अभी तैयारी कर रहा है, जो पिछले 4 साल से कर रहा है तैयारी, वो ये कहेगा कि साहब अपने समय में आईपीएस रह लिए, अब हमारी बारी आएगी तो साहब कह रहे हैं कि इसकी
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यूपी बिहार से आते हैं, मैं यूपी से आता हूँ, आप बिहार से आते हैं, और जिस रीजन से हम हैं सर, वहाँ पर एक गली से कहते हैं कि एक घर से एक आईपीएस, एक राजनेता और एक कोई और के वो ठेकेदार साहब होंगे, ये निकल कर आते हैं, और एक अवधारणा बहुत लंबे समय से रही है, पहली जॉब जो होती है सब आईपीएस या आईएएस बनना चाहते हैं। सर ये माइंडसेट चेंज करने की बात है, और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी क्या है उनके सामने जो आपको लगता है कि वो ऑप्ट कर सकते हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को लेकर एक जॉब सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सवाल है उनके सामने। जॉब सिक्योरिटी तो होना ही नहीं चाहिए अब। आई मीन, अगर आप नहीं जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कोई सिक्योरिटी नहीं ना। ये तो दुख की बात है कि आईपीएस आईएएस में जो जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन्हें निकाला नहीं जा रहा है। नहीं तो प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उन्हें निकाला जाए। 50 साल के वैसा बात प्रावधान है कि अगर आप इतने साल सर्विस कर लिए हैं तो आपको कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाए। जी। तो अगर ये सरकार नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ ऐसा एक फिक्स्ड है। आज आप देखिए करप्शन के केसेस में भी कितने आईएएस और आईपीएस निकल रहे हैं, बिल्कुल। उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जी। आप जब इतने बड़े सर्विस में हैं तो आपको भ्रष्टाचार करने का, लोगों के ऊपर हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल। आपका कार्य है जनसंपर्क, आपका कार्य है जन सेवा। ये नहीं है कि आप यू शो योर हुब्रिस। नो, दैट्स सर नॉट अभी द एक केस आइडिया। है राजस्थान का जिसमें एक एसडीएम साहब पहुंचे सीएनजी पंप पर, और वहां कुछ विवाद हुआ और एसडीएम साहब को नागवार गुजरा, और उसके बाद वहां शायद मारपीट भी हुई। तो ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये हनक, ये रुआब जो है, क्या इस रुआब को खत्म करने के लिए लायबिलिटी ज़रूरी है, या फिर जिस समय ट्रेनिंग करवाते हैं उस समय में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एथिक्स की भी बात करें, मॉरलिटी की भी बात करें? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि तत्काल कार्रवाई करने की। उन्हें अगर तत्काल सस्पेंड कर दिया जाए जी। तो बेस्ट होगा। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप लोगों के साथ बदतमीजी करें, चाहे आप कलेक्टर हो, एसपी हो, सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो। जी। राजनेता भी हो तब भी नहीं आपको हक है। बिल्कुल। कम से कम राजनेता को तो हर 5 साल में चुना जाता है, और जब इलेक्शन में जाते हैं तो उन्हें जूते भी पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक एसपी और ये दो तरीका है आजकल काम करने का। आप फर्स्ट क्लास कोट सूट पहन के आएँ, अच्छी अंग्रेज़ी लिखें, फाइल पे नोट शीट लिखें, अच्छे सेक्रेटरी साहब आए, 30 साल निकाल दिए, एक पैसे का काम नहीं किया। ओके। क्या आपने कंट्रीब्यूट किया? कप्तान आए, अपना जो केस नीचे आया, केस रजिस्टर किया, नहीं किया, किसी धंधे में नहीं पड़े, किसी भी तत्काल इधर-उधर नहीं किया। आप ईमानदार भी हैं तो किसके लिए हैं? क्या आपने कुछ सेवा तो की नहीं? जी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अगर आप जिम्मेवारी है ही नहीं आपके पास, बिल्कुल। तो इसका कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात जो एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये गलत है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आज इंडिया में जो भी कहें, 1975 में जब मैंने परीक्षा दी थी, सामने कुछ नहीं था। इतना ओपनिंग्स कहीं नहीं था जो कि आज है। जी। आज आप देखिए, चाहे आप कंप्यूटर से लेके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और दूसरी बात एक और है, आज आर्ट्स के भी इसमें आर्कियोलॉजी से लेके, एंथ्रोपोलॉजी से लेके, सोशियोलॉजी से लेके, कोई भी आप सब्जेक्ट लें, अगर आप अच्छे हैं तो आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, मैंने इसके बारे में भी ट्वीट किया अभी, कैलिफोर्निया 5 नोबेल प्राइज मिले हैं एक सप्ताह में। ओके। इसको कहते हैं सेंटर फॉर लर्निंग, राइट। हमारे यहाँ 90% जो शिक्षण संस्थान है वो बेकार है। 90% जो हमारी पीएचडीज हैं वो बेकार के इस पे लिखी विदाउट जाती हैं। रिसर्च। और नहीं, और उसका कोई मतलब ही नहीं, उससे हम कहीं आगे ना बढ़ सकते ना उसका कोई फायदा। जी। हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं एमए पढ़ाने के बाद एक आदमी किस चीज़ के लायक है? किसी चीज़ के लायक नहीं। अमेरिका के स्कूल्स में जब आप स्कूल से निकलते हैं तो आपको ड्राइविंग आती है, टाइपिंग आती है, स्विमिंग आती है, कुछ ऐसी जिसके कारपेंट्री है, ये सब है। आप किसी चीज़ के लायक नहीं। एमए के बाद वो क्या चाहते हैं? इसीलिए चाहते हैं सरकारी नौकरी। तो हमारा सिस्टम ही बेकार है। और क्यों हम इतने लोगों को बीए करने देते हैं, एमए करने देते हैं? ये प्रजातंत्र तो ठीक है, सबको आज़ादी है, लेकिन बेकार की चीज़ों में हम इतना समय, 80% जॉब मैट्रिक के बाद मिल जाना चाहिए। कौन से ऐसे दिमाग की ज़रूरत है, बताइए मुझे। तो किस ग्रेड की आप बात कर रहे हैं नौकरियों की यहाँ पर?
जितने भी बैंक्स के आपके 50% जॉब्स जो हैंडल करने हैं, क्लर्क्स के जॉब जी। हैं, ऑफिस के बाद हैं, कुरियर के जॉब्स हैं, कितने जॉब्स ऐसे हैं। आज हमें ज़रूरत है अच्छे कारपेंटर्स की, नहीं मिलते हैं, इलेक्ट्रिशियन की नहीं मिलते, प्लम्बर्स की नहीं मिलते। ओके। इस तरह के जॉब ओपनिंग कितने हो गए, पॉलिशर्स के, वाइट वॉशर्स के, नई नई चीज़ें बन गई हैं, नई नई चीज़ों के, रिपेयर्स के, मेंटेनेंस के। बिल्कुल। उसके लिए मैं टेक्निकल एरिया में कोई नहीं जाना स्किल्ड चाहता, लेबर जिसे नहीं जाते, मैथमेटिक्स में कोई नहीं जाना चाहता। जब आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी एलओबीज हैं, लाइन ऑफ बिजनेस हैं जिसमें जा सकते हैं लोग, काम कर सकते हैं, मगर सर वहाँ पर फिर हमारे यहाँ एक डाइवर्सिफिकेशन है। वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, ग्रे कॉलर जॉब, अधिकांश को शायद इसका मान ही भी ना पता हो, मगर ये अलग अलग विभाजित है और हर किसी को देखने के लिए एक दृष्टिकोण है। कहीं ये दृष्टिकोण है, कहीं कुछ है, कि ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क नहीं डालता है इस चीज़ पर कि कोई व्यक्ति ये चुने कि उसे किस में काम करना है, इंस्पाइट ऑफ के वो कितना पैसा कमा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं अभी जा रहा हूँ निशांत एकेडमी में, जो टेड टॉक में भी मुझे वहाँ बुलाया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ये कही, स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है जी। 7वीं 8वीं साल में या 9वीं साल में, वहाँ पर ये टीचर्स और पेरेंट्स का काम है कि उसे अपनी शक्ति के बारे में खुद से परिचय होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि मैं इस एरिया में स्ट्रांग हूँ, मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हूँ। नहीं तो वो जो प्रेशर है फैमिली का, मेडिकल ले लो, ये ले लो, आईएएस ले लो, इंजीनियरिंग कर लो। इंजीनियरिंग कर लो, ये सही नहीं है। हमें याद है, हम सेंट ज़ेवियर स्कूल, कैथोलिक स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन कारपेंट्री का एक क्लास होता था और हम लोग बड़ा चिढ़ते थे। और एक बार फादर मर्फी ने बैठा के समझाया जी। कि किसी चीज़ के लायक होना चाहिए। फादर मर्फी प्रिंसिपल जो थे, जी। आज भी लोग हम उनको याद रखते हैं। हमारे एक और चीज़ जो मुझे याद है, मिस गुरटू, ये जो हारमोनियम पे बजाती थी, कैसी निकसी चांदनी शरद रात मदमात कई, पीयू पीयू टेरत भामनी। तो एक सेंसिटिव एस्पेक्ट भी था जो छूता था। और जिस तरह की कविताएं या जिस तरह के हमें लेख लिखने होते थे, चांदनी रात में नौका विहार, मुझे अभी तक याद है। और एक ऐसे कंपटीशन था, चांद पर मानव विजय, लेकिन 9वीं या 10वीं क्लास में था मैंने, और उसके अंत पैराग्राफ मैंने लिखा था कि एक तरफ तो मानव चांद पे उतर चुका है, लेकिन बियाफ्रा में जो बच्चे हैं आज भी भूख से मर रहे हैं। तो ये कहाँ से सीखा मैंने, ये तुलना कहाँ से आई? कहाँ से दिमाग में आई? एक बच्चे स्कूल में। जी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कूल ही वो समय है जहाँ पेरेंट्स और ये मिलके उनको बताएं कि भाई तुम म्यूज़िक में अच्छे हो, यू शुड टेक इट अप। आज हमारे जो दोस्त हैं बाहर विदेश में, वो कहते हैं कि भारतवर्षीय बड़े ब्राइट हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब हम नौकरी में लेते हैं तो 3 महीने तक उनको सिखाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, कैसे बात करें, कैसे करें। तो एक बच्चे को जो भी हमें कहीं मिलता है तो मैं कहता हूँ एक किताब सर पे रखो, दीवार के अगेंस्ट खड़े रहो और उसके बाद उसी तरह चलो वहाँ तक, तुम्हारा पॉस्चर बनेगा। ये ज़रूरी है। एक दूसरी बात ये है, हमारे जो बच्चे हैं वो इतना जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बोलने में घबराते हैं। एक आप बाहर किसी भी देश में देखिए, उनके संस्कार है कि सबको एक बोलने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है जी। तो ताकि वो शुरू से आर्टिकुलेट करें, बताएं। ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखने के लिए तो अल्टीमेटली जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है जो वहाँ पे है, वो उनको देखना चाहिए ना, जो टीचर्स हैं। लेकिन टीचर्स ही अगर आपके इस तरह के हैं, और सारी टीचर्स को आप इलेक्शन में, कैंपेन में, कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें इस्तेमाल नहीं करते, तो वो खुद ही पॉलिटिशियन हो जाते हैं, वो पढ़ाएंगे क्या? संबंध बन जाते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र उसी तरीके से करवाए जाते हैं और अपने घर के नज़दीक की जगह। और मुझे पिताजी बताते थे कि यहाँ पे एक ट्रांसफ़र इंडस्ट्री है, तो बफ शीट कहते हैं वहाँ, नोट शीट जो है ना उसको कहते हैं बफ शीट। जिसको देखो एक बफ शीट लेके घूमता रहता था, मंत्री से साइन कर लिया कि टीचर का यहाँ से वहाँ कर दिया जाए। और मजाल है, आप किसी टीचर को ट्रांसफ़र कर दीजिए कहीं से कहीं, 4 मंत्री, 2 MLA, 3 MP पहुँच जाएंगे। ऑपोजिट अगर एक जात के हैं तो उसी जात के दूसरे पार्टी के आ जाएंगे। तो इसको, इस चक्रव्यूह को जो तोड़ सके वही बरस। आप बता दीजिए इसमें से
कोई भी व्यक्ति अगर चक्रवर्ती को तोड़ सके। अभी उसकी बात ही नहीं हुई, चक्रव्यूह तक पहुंचने की बात नहीं हुई है। अभिमन्यु को कम से कम चक्रव्यूह में पहुंचने के बारे में पता था, निकलने के बारे में नहीं। यहाँ पहुंचने के बारे में भी शायद अभी तक ध्यान नहीं है। तोड़ना भी मुश्किल। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बात करी और इतने सारे विषयों पर एक धारा प्रवाह की तरह चलता गया। लोकपाल से शुरू हुए और यहाँ तक आके हमने बात करी कि कैसे बढ़ते हुए बच्चे को पौधे की तरह कौन सा खाद, कौन सा पानी, कितनी धूप, कितनी छाया, सब वो देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। और इस उम्मीद के साथ कि इंटरव्यू देखने के बाद कुछ लोगों का यश में वृद्धि हो, हर्ष में वृद्धि हो। ये मैं सोच के आया था कि एनेक्डोट मुझे यूज़ करना है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक यू। तो कि जैसा मैंने कहा कि इंटरव्यू को देखने के बाद आपके यश में वृद्धि हो, आपके हर्ष में वृद्धि हो, उसके पीछे की मूल अवधारणा यही है कि नीतिगत जितनी भी चीज़ें हैं, जब तक हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक उनके मूल स्वरूप के बारे में नहीं जानेंगे, और जब तक मूल स्वरूप के बारे में नहीं जानेंगे तो उनके अंदर के बदलाव क्या होने चाहिए वो स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। बदलाव प्रकृति में एकमात्र स्थायी चीज़ है। इस उम्मीद के साथ कि आगे सकारात्मक होगा। कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी रति जी और सुशील। मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, नई दिल्ली।